आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि पूरे देश में इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर और इथिक्स के सबसे बड़े विशेषज्ञ दीपक कुमार सर हम लोगों के साथ हैं। और बहुत सुखद संयोग है ये कि दीपक कुमार सर जीएस बीपीएससी मेंस में जो आपका इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन है, और इसके अलावा जो नेशनल इवेंट्स और कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग में सर आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। सर हम लोगों के टीम के भाग रहे हैं और सर के टीम का हम भी हमेशा भाग रहे हैं। एक तरीके से सर हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत ही बड़े विद्वान हैं, बहुत चर्चित चिंतक हैं। खासकर आपने सुना होगा अगर कभी भी कि पूरे देश में अगर दो तीन शिक्षकों का नाम लिया जाए, पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, आईआर में, तो सर का नाम उसमें आता है। और खासकर वो विद्यार्थी बेहतर ढंग से जानते हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में सफल हो चुके हैं, आईएएस आईपीएस जैसे विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, राज्य की सेवाओं में जो एसडीएम डिप्टी एसपी जैसे पदों पर काम कर रहे हैं। अगर उनसे कभी आप चर्चा करेंगे तो दिल्ली के और पूरे देश में अगर आप कुछ शिक्षकों की टीम को चुनेंगे, आप 4-5 शिक्षकों को, तो सर का नाम उसमें आता है। और हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है और आप लोगों के लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि सर से आप स्वयं सीधे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में सर का आप लोगों की तरफ से स्वागत करूं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है स्पेस आईएएस एकेडमी के जो है इस कार्यक्रम में। बच्चे, बहुत सारे बच्चे जानते हैं हम लोगों से लाइव जुड़े हुए हैं और ये आपका मार्गदर्शन लेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, दीपक कुमार सर बीपीएससी जीएस मेंस पर भी बहुत लंबे समय से सर काम कर रहे हैं। चूंकि सर दिल्ली में जो है विद्यार्थियों को चूंकि लगभग 2 दशक से पढ़ा रहे हैं, 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, इस नाते सर हर जो है स्टेट में आने वाले प्रश्नों से बहुत बखूबी परिचित हैं। और बीपीएससी में सर बहुत लंबे समय से स्वयं उसकी क्लास भी लेते रहे हैं। और दिल्ली में चूंकि जो शिक्षक दिल्ली में काम करता है वो बहुत मजाया शिक्षक होता है, वो केवल यूपीएससी पे पकड़ नहीं रखता, वो 17, 18, 20 स्टेट का जो स्टेट पीसीएस है उस पर भी उसकी पैनी नजर होती है। इस नाते उसे पता होता है कि कहां से क्वेश्चन आने वाला है, कहां से क्वेश्चन आता है। और वस्तुतः अब वही जरूरत है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अब 75 डेज ही है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से पढ़ाई हो, इस तरीके से हम लोगों का सारा पार्ट कवर हो, ताकि जो आप पढ़े वहीं से सीधे क्वेश्चन भी आए। और इस मामले में सर की बराबरी बिल्कुल नहीं है। दीपक कुमार सर से अगर आप पढ़ेंगे तो ये आश्वस्त हो जाइए कि अब क्वेश्चन आपको नहीं मिलना है एग्जाम में। ये जान लीजिए कि क्वेश्चन और कंसेप्ट पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। और साथ ही साथ जानते हैं हर क्वेश्चन को कैसे किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, कैसे कंक्लूड किया जाए, कैसे जो मेन आंसर के बॉडी स्ट्रक्चर को बनाया जाए, और कैसे बहुत रिलीवेंट, मीनिंगफुल, सफिशिएंट और बहुत बेस्ट आंसर लिखा जाए, कैसे बहुत ठोस उत्तर पर पहुंचा जाए। इस कला से आप बखूबी परिचित हो जाएंगे और हमेशा आप सर के मुरीद रहेंगे। मैं तो कम परिचय दे रहा हूं, आप जानते हैं ज्यादा समझेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं चाहता हूं सीधे आप सर से जुड़िए। और आज सर इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को ओवरव्यू करेंगे और बाकी सर जैसा चाहेंगे उस तरीके से संचालित करेंगे। और 4 बजे भी जो है इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, जिसमें आपका नेशनल और इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं, घटनाक्रम है, उसको लेकर के भी सर आज जो है क्लास आप लोगों को देंगे। और आप लोगों के लिए जानते ही बड़ा अवसर है कि सर की आप दोनों क्लास करें और समझें विषय को कि कैसे विषय पर पकड़ बनाई जाती है, विषय को कैसे सोचा और समझा जाता है, और कैसे अपने पूरी तैयारी के लोकस और फोकस को दुरुस्त किया जाता है, और लाइनों लेंथ को जानते हैं मेंटेन किया जाता है। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों का जानते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे आप सर से जुड़ें और क्लास से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों,
सबसे पहले मैं उपेंद्र अनमोल सर को और स्पेस आईएएस एकेडमी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे संदर्भ में कहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को जो मुख्य परीक्षा की अपेक्षाएं हैं पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के सेगमेंट में, उन अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरा जाए और उन्हें एक सधा हुआ मार्गदर्शन दिया जाए। और मैं सबसे पहले जो इंडियन पॉलिटी का जो सेगमेंट है उसको कैसे करना चाहिए इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। और आज मैं भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ते समय प्रस्तावना को कैसे पढ़ें जिससे आप बहुत आसानी से जो बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको करने की स्थिति में पहुंचें, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि जो ये पेपर 2 का जीएस मेंस में जो इस सेगमेंट है, ये सेगमेंट जो है ये जितना भारांश रखता है और जितना कुल मिलाकर जितना ये वेटेज रखता है, उस वेटेज के हिसाब से बात करें तो जो तैयारी आपकी होनी चाहिए वो तैयारी वेटेज को भी ध्यान में रखकर और इसके साथ ही प्रश्नों के चुनौतियों को, प्रश्नों के दायरे को ध्यान में रखकर थोड़ी इतनी व्यापक होनी चाहिए कि आप यहाँ से जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप आंसर्स के, उन 5 प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से क्या है करने में सफल हों। तो मैं इसी चर्चा को आपसे आगे बढ़ाऊंगा। और यहाँ पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं आप सभी से सबसे पहले सिलेबस और क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको मैं आपसे क्या है डिस्कस करूंगा। देखिए, जब आप बीपीएससी के मेंस के सेगमेंट की तैयारी करते हैं और बीपीएससी मेंस में जो पेपर 2 है, इस पेपर 2 में इंडियन जो पॉलिटी का जो सेगमेंट है, भारतीय जो राज व्यवस्था का जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट की तैयारी करने के लिए उतरते हैं तो आपका पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं इस पर बात करूंगा कि भारतीय राज व्यवस्था की जब आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो उस तैयारी में आपके पढ़ने का, समझने का और अंततः लिखने का क्या अप्रोच होना चाहिए, इस पर मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। जो आपसे पूछे जाने वाले पाठ्यक्रम की मुख्य बातें हैं उनको देखेंगे। जो प्रश्नों की प्रकृति है और प्रश्नों की प्रकृति, नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, और प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है उसको भी, ट्रेंड को भी थोड़ा समझेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर उदाहरण के तौर पर इस बात को भी देखेंगे कि क्या क्या बातें आपको इस पूरे तैयारी क्रम में ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपकी तैयारी का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे आप इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में अच्छा कर सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी ये भारतीय राज व्यवस्था के प्रश्नों को लिखने के संदर्भ में पहली सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा है। संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी होना अनिवार्य तो है, आवश्यक तो है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और आपको यहां पर 2 चीजें और अपने उत्तर में समावेशित करने की आवश्यकता होती है। एक, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसा निर्णय दिया है जो निर्णय किसी संविधान के विशेष अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी आपसे या उत्तर लिखने में आपको उस निर्णय में कही गई मुख्य बातों का भी समावेश करना पड़ता है। और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले कि जो आप प्रारंभिक परीक्षा में जो आप पढ़ते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में जैसे आपने अनुच्छेद 1 पढ़ा कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब आपको यह तो पता लग गया कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स,
लेकिन यूनियन शब्द फेडरेशन शब्द से कैसे अलग है, और भारत का जो फेडरेशन है, फेडरल सिस्टम है, भारत में जो संघात्मक प्रणाली है वह अमेरिका की संघात्मक प्रणाली से कैसे अलग है, और भारत में अमेरिका से अलग संघात्मक प्रणाली क्यों अपनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या भारत के संघ होने के संदर्भ में कोई निर्णय दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी मामले में यह कहा है कि भारत का संघ होना आधारभूत ढांचे का हिस्सा है? अगर ये सब चीजें आप पढ़ते समय अपने मस्तिष्क में रखते हैं और उत्तर में या आप अपने समझ में इन सब चीजों को एक क्रम के साथ क्या है धीरे धीरे निर्मित कर ले जाते हैं, तो यकीन मानिए आप मुख्य परीक्षा के लिए जो अपेक्षित जो चीजें हैं उनको पूरा कर रहे हैं, और आप बहुत सहजता के साथ बीपीएससी ही नहीं बल्कि आईएएस मेंस के भी उत्तरों को लिख सकते हैं। आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे कि जैसे आज जो ये संयोग की केवल बात है और हम लोग इस पर बहुत गर्व महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है कि जैसे मेरे ही पढ़ाए हुए एक विद्यार्थी चंद्रशेखर सिंह इस समय पटना के डीएम हैं। उन्हें मैंने किसी जमाने में, मतलब मुझे लगता है कि 2007-8 का समय होगा या उसके थोड़ा पहले का, जब मैंने उनको यहाँ पर मुखर्जी नगर में उनको उस समय मैंने वैकल्पिक विषय पढ़ाया था। तो अगर मैं आज के पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह की बात करूं तो चंद्रशेखर सिंह की उस समय की सबसे बहुत जबरदस्त ताकत थी उनकी लिखने की क्षमता। कई बार क्या होता है कि हम एग्जामिनेशन के दबाव में इतना ज्यादा अलग अलग सोर्सेस को, अलग अलग चीजों को कवर करने लगते हैं कि हमारी जो समझ होती है, हमारी जो एक व्यापक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो बन नहीं पाती, और कई बार समय का भी दबाव होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी प्रश्न के उत्तर में केवल और केवल तथ्यों का समावेश करके प्रभाव पैदा करना चाहते हैं। सबसे पहली बात बच्चों में ये बताऊंगा, जितने भी अच्छे टॉपर्स रहे हैं आपके बिहार में ही मेरे एक और पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं अभिषेक रंजन, इस समय एसडीएम हैं, और बाकी भी बहुत से स्टूडेंट हैं। मैं प्रोमिनेंट स्टूडेंट का नाम बता रहा हूं जो आईएएस भी कर सकते थे, जिन्होंने आईएएस मेंस भी लिखा है। तो अगर मैं उनके तैयारी, उनके उत्तरों, उनके जो उत्तर हम लोगों ने देखे, जो हम लोगों ने उन्हें बताया, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि केवल जानकारी होना ही बच्चों काफी नहीं होगा। केवल अगर आपको इंफॉर्मेशन है, केवल अगर आपको नॉलेज है, तो केवल नॉलेज होने से अच्छा आंसर कंसिस्ट नहीं होता है। नॉलेज से हम कुछ फैक्ट बता देंगे, लेकिन आपसे बीपीएससी चाहती क्या है? बीपीएससी चाहती है कि आप उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे। नॉलेज का एप्लीकेशन जब व्यवहारिक स्थिति में, व्यवहारिक रूप में होता है, तो वो एप्लीकेशन जो होता है, वो एप्लीकेशन दरअसल आप ये कह सकते हैं कि वो ये बताता है कि आपने उसको व्यवहारिकता से जोड़कर समझा है कि नहीं समझा है। जैसे बीपीएससी ने एक सवाल पूछा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो घर के उस बुजुर्ग की तरह है, घर के उस बुजुर्ग की तरह है जो सबसे बड़ा है, उसके पास पावर है, लेकिन वो अपने पावर के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब इसमें यह सवाल बड़ा ही, आप ये कह सकते हैं कि बड़ा ही काव्यात्मक, बड़ा ही साहित्यिक तरीके से राष्ट्रपति की जो वास्तविक स्थिति है, संवैधानिक स्थिति है, जो उनकी वास्तविक स्थिति है उनके बारे में है। क्या भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप मात्र होता है? क्या भारत के राष्ट्रपति के पास इतनी भी विवेकाधीन शक्तियां नहीं होती कि वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए की गई जो सिफारिशें हैं
उन सिफारिशों पर कार्य करने के लिए बाध्य है? क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि राष्ट्रपति के अंतर्गत जो भारत की कार्यपालिका काम करती है, वह कार्यपालिका राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ एक हस्ताक्षर करने वाले या एक अनुमति देने वाले एक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर देती है? ये बच्चों केवल इससे नहीं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपने पढ़ लिया, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब अनुच्छेद 52 आपको पता है, अनुच्छेद 53 आपको पता है, लेकिन क्या आपने अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, क्या आपने इसको 74 और 75 से मिलाकर कभी समझने की कोशिश की? क्या आपने यह समझने की कोशिश की कि राष्ट्रपति कब अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके कार्यपालिका के द्वारा दिए गए सिफारिशों से अलग भी मत प्रस्तुत कर सकता है? क्या इंदिरा गांधी जी ने जो संशोधन किया अपने कार्यकाल में, जो उस संशोधन के बाद भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गया? ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। इन उदाहरणों से दरअसल क्या निष्कर्ष निकलता है? यह निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा करने के लिए अनुच्छेदों की जो जानकारी है, वो जानकारी एक आवश्यक तत्व है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जानकारी के अलावा समझदारी भी चाहिए। और उपेंद्र सर, आपसे क्लास में जिस तरह से, चूंकि हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं, परिचित हैं और आसपास अगल बगल ही रहते हैं, और सर अपने एप्लीकेशन, अपने इंटरलिंकिंग के लिए पूरे भारत भर में विख्यात हैं, और सर बहुत सारे मंचों पर सर को आमंत्रित किया जाता रहा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे विषय को व्यवहार से जोड़कर उसको ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए ग्राह्य बना देना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो जैसे सर आपको ये सिखाते रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन सीखो, क्योंकि केवल प्रिंसिपल जानने से कुछ नहीं होगा, उसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केवल फैक्ट को जानना, केवल फैक्ट का नॉलेज, ये मुख्य परीक्षा में अच्छे उत्तर का निर्माण नहीं करता है बच्चों। तो अनुच्छेद की जानकारी एक जरूरी तत्व है, लेकिन इसके साथ ही उसके अनुच्छेदों के अंतर संबंध को, अनुच्छेदों की व्यवहारिक स्थितियों को समझना होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 2 अधिकार मिलते हैं, एक जीवन का अधिकार और दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी, इनका अधिकार भी धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में, बिहार राज्य से ही संबंधित एक सुभाष कुमार का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि भाई स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी या पर्यावरण का अधिकार भी क्या है, वो जीवन के अधिकार का पार्ट है। अभी आपने सुना होगा, एक बहुत मामला अखबारों में चर्चा का विषय भी बना था, मुख्य फ्रंट पेज पर खबरें आई थी कि नोएडा के सुपरटेक के द्वारा बनाए गए जो 2 ट्विन टावर थे, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया बनाने में खर्च हुआ और उसको बिल्डर्स से लाखों करोड़ों रुपए में लोगों ने खरीदा, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों ट्विन टावर्स को डिमोलिश करने का एक बहुत ही कठोर निर्णय सुनाया। इसके पहले केरल में भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जो समुद्री सीमा, समुद्र के 200 मीटर के दायरे के भीतर में थी और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के आधार पर उसे भी डिमोलिश किया गया। तो अब इस सोचने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट केवल यहां पर भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा के मानकों और नियमों का उल्लंघन होने के आधार पर यह निर्णय दे रहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने भवन सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के जो मानक हैं, उन मानकों और नियमों के अलावा पर्यावरणीय सुरक्षा के मुद्दों को भी आधार बनाया? क्या उसने अनुच्छेद 21 में जो हमें स्वच्छ हवा और जो स्वच्छ पानी का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार में शामिल माना गया, क्या उसको भी उसने अधिकार, क्या उसने भी उसको ऑब्जर्व करके, उसको एक ग्राउंड मानते हुए, उसको एक बेसिस मानते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया? यह समझ पैदा करना मुख्य परीक्षा की समझ है। तो इसलिए जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको प्रारंभिक परीक्षा में, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और जो उम्मीद कर रहे हैं कि वे मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं,
या जो अगले वर्षों के लिए भी उम्मीद कर रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि भारतीय राज व्यवस्था के प्रश्नों का अच्छा उत्तर लिखने के लिए जो जरूरी अप्रोच चाहिए, उसमें अनुच्छेदों की जानकारी होना एक अंतर्निहित महत्वपूर्ण अपेक्षा है। लेकिन इसके साथ ही अगर आपने समझ विकसित नहीं की, और समझ किस आधार, कैसी समझ, एक होती है इंटर रिलेशंस को, अंतर संबंधों को इस्टेब्लिश करने की एक समझ होती है कि हम एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ पाएं। जैसे एक समझ है कि हम लोग मुखर्जी नगर में रहते हैं, मुखर्जी नगर उत्तरी दिल्ली का हिस्सा है, उत्तरी दिल्ली का ये हिस्सा पूर्वी दिल्ली से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इंटरलिंकिंग की एक एबिलिटी होती है जो हमारी समझ को क्या है बनाती है। और इंटरलिंकिंग के इस एबिलिटी के अलावा यहां पर एक दूसरी बात भी है कि कई बार समझ का मतलब है कि आप उसको अप्लाई कर सकेंगे, तो एप्लीकेशन आना चाहिए। तो यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग की भी, जानकारी के अलावा एक अंडरस्टैंडिंग की भी आपको जरूरत होगी। और पूरी कक्षा में जो हम लोग जो पॉलिटी के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस डिस्कशन में इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अब इसके साथ ही जानकारी और समझ के अलावा, मतलब समझ आप व्यवहार से उसे जोड़ सकें कि क्या ऐसा कोई अनुच्छेद है जो अनुच्छेद आज की किसी स्थिति या किसी समस्या के संदर्भ में जिसका प्रयोग किया जा रहा है, जो व्यवहारिक चीजों से क्या है, जुड़ा हुआ है। जैसे मैं यहां पर आपको एक और उदाहरण लेना चाहूंगा कि रोहिंग्या के जो शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, और उनमें रोहिंग्या के कुछ ऐसे भी, रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से आए हैं, उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। तो ये जो लोग भारत में रह रहे हैं, इनको लेकर जम्मू कश्मीर में एक मामला हुआ। मामला क्या हुआ कि जम्मू के जेलों में इन्हें डिटेन किया गया, और डिटेन करने के बाद सरकार की तरफ से ऐसा कुछ निर्णय आया कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इनको देश निकाला दे दिया जाएगा, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के सामने रोहिंग्या मुसलमानों और रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर एक मुकदमा आया, और उस मुकदमे में कहा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जो है, वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को देता है। और भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, वह अनुच्छेद 19 कहीं भी आने जाने का जो अधिकार है, वह अधिकार प्रदान करता है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 19(1)(d) में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(e) में निवास करने का, राइट टू रिजाइड का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। तो रोहिंग्या शरणार्थियों को अनुच्छेद 21 के तहत मानते हुए अनुच्छेद 19 के अधिकार दे दिए जाए, और रोहिंग्या शरणार्थियों को देश निकाला न दिया जाए। देश निकाले से संरक्षण, बाह्यकरण से संरक्षण, किसी भी भारत के नागरिक को गैर कानूनी तरीके से इस देश से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि भारत में रहने का, बसने का उसके पास अधिकार है, निवास करने का उसके पास क्या है, अधिकार है। तो ये जो बात यहां पर कही जाए, या ये जो बात कही गई, ये बात रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे के बाद अनुच्छेद 19 की एक्सप्लेनेशन से जुड़ गई। और अगर ये मुद्दा नहीं आया होता तो शायद निवास करने और कहीं भी आने जाने का जो अधिकार है, आवागमन का जो अधिकार है, उस अधिकार के प्रश्न को इसमें नहीं उठाया जाता। इसका मतलब कि अगर हम प्रैक्टिकल चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस से जोड़ सकें, तो ये एक जो उत्तरों की हमारी अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा को क्या पूरा करेगा। दो बातें यहां पर मैंने समझाई आपको कि एक तो अनुच्छेदों की जानकारी होनी चाहिए, दूसरा अंतर संबंध भी क्या है आपको आना चाहिए, अनुप्रयोग भी आपको आना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई अनुच्छेद से संबंधित कोई निर्णय है, तो यह निर्णय भी आपके उत्तर में आना चाहिए। और इसमें आपको चिंता नहीं करना है कि कैसे ये सब डेवलप होगा, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे जितने भी टॉपिक्स का डिस्कशन किया जाएगा, उस डिस्कशन में ये सब बातें आ जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय का
अगर कोई निर्णय है जो दिए गए मुद्दे से संबंधित है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो आप पढ़ते हैं उससे जुड़े हुए किसी भी विषय पर कोई सवाल पूछा जाता है, अगर उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी अमेंडमेंट किया गया है तो उस अमेंडमेंट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उस अमेंडमेंट के बारे में मूल जो बात है उस मूल बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से भारतीय राज व्यवस्था की जब बीपीएससी के लिए आप तैयारी करेंगे तो आपको इन 4 बातों को उत्तर लिखने में, पढ़ने में, समझने में आपको याद करना पड़ेगा। अब कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर मुझसे तो अनुच्छेद याद ही नहीं होता, मैं क्या करूं सर, अनुच्छेद याद करने में मुझे क्या दिक्कत होती है। तो हम लोग उनसे, बच्चों से ये कहते हैं कि क्या तुम जहां पर रहते हो, आप जहां पर रहते हैं, पटना में या बिहार में कहीं भी या दिल्ली में कहीं भी आप रहते हैं, क्या आप जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में रहते हैं, क्या अगल बगल के पड़ोसियों के पते को, उनके घर के रूप रंग को, रूपरेखा को आप याद करने की कभी भी कोशिश करते हैं? नहीं। फिर भी उनके बारे में आपको पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि इतना बार आना जाना है, इतना परिचय है कि ये चीजें तो भूल सकती ही नहीं। पॉलिटी एक विषय के रूप में याद करने के बजाय उसकी अपेक्षा होती कि आप ज्यादा से ज्यादा परिचय प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा उससे अपना रिश्ता बनाएं। तो कोई भी सरल सी किताब लेकर उसको इस तरीके से पढ़ें कि जैसे ये लगे कि ये जो इस किताब में बातें कही गई हैं वो बातें क्या हैं, मैं पूरी तरह से समझ रहा हूं, जान रहा हूं, और इनसे संबंधित जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों को भी जो इसमें उदाहरण के रूप में दिया गया है उसको भी मैं जान रहा हूं। तो मैं आपको 2 किताब सजेस्ट करूंगा, बाकी हम लोगों के नोट्स के हेल्प से और अखबारों से आपको मदद लेनी पड़ेगी। एक बच्चों किताब है, कक्षा 11 की एक एनसीईआरटी आती है। कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। इस एनसीईआरटी को आप, हो सकता है कि आपके पास हो, इसको आप ले लें और इसकी 2 बार 3 बार बहुत अच्छी स्टडी आपकी होनी चाहिए। भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, ये एनसीईआरटी आपको ले लेना है। मेंस के लिए इसके एक एक पैराग्राफ से आईएएस तक में सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण पर सवाल पूछा गया। एक सवाल पूछा गया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का, महिला आरक्षण जो है उसका पितृतंत्रात्मक जो भारत में विशेषता रही समाज की, उसकी वजह से बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकला है। और जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसमें एक पैराग्राफ ही में यह दिया गया है कि महिला आरक्षण का पंचायती राज संस्थाओं में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। तो भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये कक्षा 11 की एनसीईआरटी को अपने मुख्य परीक्षा के लिए आप एक आधारभूत पुस्तक के रूप में ले लेंगे। एक चीज। दूसरा, सभी के पास बेयर एक्ट होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट होना चाहिए और आप इसका डिजिटल एडिशन भी प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल एडिशन आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो legislative.gov.in की वेबसाइट है या india.gov.in की जो वेबसाइट है, वहां पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कई भाषाओं में क्या है मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप जहां भी रह रहे हैं, जिस भी शहर में रह रहे हैं, एक इसका भौतिक जो पुस्तक होती है उस पुस्तक को आप लें और लेटेस्ट होनी चाहिए। जैसे अगर आपके घर में पहले से कोई किताब हो, पहले से कोई ग्रंथ हो, तो उस ग्रंथ को, उस किताब को इसलिए वो कारगर नहीं होगा क्योंकि उसमें बाद वाले संशोधन नहीं होंगे। और एक और बात, कई बार बच्चों को जब ये किताबें सजेस्ट की जाती हैं तो वो ये सोचते हैं कि इतना कैसे पढ़ लेंगे, टाइम तो बहुत कम है। बिल्कुल टाइम कम है और आपको सब पढ़ना भी नहीं है। उसमें फिर आपको ये बताया जाएगा कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं
जिन आर्टिकल्स को बच्चों ध्यान में रखना, उनको 2-3 बार क्या है उनके साथ गुजरना, ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ही क्या है लाभदायक होगा। और इसके साथ ही मैं आप लोगों का जो कमेंट है वो नहीं देख पा रहा हूं, लास्ट में मैं या बीच में कमेंट्स आपके देखूंगा, कोई प्रश्न होगा तो उसका जवाब भी दूंगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट बच्चों ले लेना है। और जैसे मैं यहां पर आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूं, उस वेबसाइट के संदर्भ में क्या है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये मैंने गूगल खोला है, और गूगल खोलकर जैसे ही आप जाएंगे india.gov.in पर अगर आप गए, तो यहां पर india.gov.in पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे, जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिलेगा, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब है, इसका फुल टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, दूसरी वेबसाइट पर ये लेकर जाएगा, और ये है legislative.gov.in। legislative.gov.in पर आप जाएंगे तो उर्दू, डिजिटल एडिशन, इंग्लिश, मराठी, तमिल, ये सब है, और यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। इससे ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से आप एनसीईआरटी भी एनसीईआरटी की वेबसाइट पर हासिल कर सकते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि ये आप 2 किताबें मेरे कहने के अनुसार आपके पास जरूर होनी चाहिए, और इन 2 किताबों के अलावा आप एक सुभाष कश्यप की भी किताब रख सकते हैं। अगर कोई किताब पहले से हो, जैसे यम लक्ष्मीकांत सर की किताब अगर पहले से हो तो और कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी एनसीईआरटी और बेयर एक्ट अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कई बार इसलिए मैंने बता दिया कि कई बार ये पूछा जाता है बच्चों से कि सर कौन सी किताब रखूं। इसके अलावा सरल भाषा में एक अच्छी किताब लिखी गई है, हमारा संविधान, सुभाष कश्यप की तरफ से, वो किताब भी क्या है आप क्या है रख सकते हैं। और इसमें जैसे तेजस्विन का प्रश्न है कि 2021 के बेयर एक्ट से काम हो जाएगा। मैं इसमें ये कहूंगा कि 2022 का जो अपडेट है वो अगर आप लेंगे तेजस्विन, तो उससे क्या होगा कि लेटेस्ट जो चेंजेज हुए हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में टिल डेट तक जो अमेंडमेंट हुए हैं, उस अमेंडमेंट से आप क्या है परिचित रहेंगे। तो ये मैंने एक अप्रोच पर बात की कि अनुच्छेदों की जानकारी होनी चाहिए, उनके साथ एक अंतर संबंध बनाकर एक समझ विकसित करनी है, और कौन सा अनुच्छेद व्यवहार में कैसे किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण लेता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिजाब पहनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज डिसीजन सुनाने वाला है, और अगर मैं ये कहूं कि हिजाब पहनना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आएगा या अनुच्छेद 25 के तहत आएगा, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भी आ सकता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत मैं हिजाब पहन सकता हूं, मैं तिलक लगा सकता हूं, मैं टीका लगा सकता हूं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत क्या आएगा, और ये सब आर्गुमेंट दिए गए। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि हिजाब तो सर धार्मिक ड्रेस है, और धार्मिक ड्रेस होने के नाते जो हिजाब है वो अनुच्छेद 25 के तहत जो 4 अधिकार हमें मिलते हैं कि हमें अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म के आचरण का अधिकार है, और किसी भी धर्म के प्रचार का अधिकार है। तो किसी भी धर्म को मानने के अधिकार के तहत उस धर्म के धर्म ग्रंथ में बताई गई बातों को मानने का अधिकार है। यह है बच्चों समझ। और ये समझ कैसे डेवलप होगी, जब आप अखबारों में जब ये खबरें जो आती हैं उन खबरों को थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप में एक ऐसी इंसाइट डेवलप हो जाए, धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित हो जाए कि उस अंतर्दृष्टि में आप व्यवहार में ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, इन मुद्दों को क्या है समझ सके कि हिजाब पहनने का मुद्दा अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत भी आ सकता है, और अनुच्छेद 25 के तहत भी आ सकता है। अगर टकराव होगा 19 और 25 में तो किसको वरीयता दिया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि किसको वरीयता दिया जाए। नॉर्मली जो राइट्स पहले दिए जाते हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उनको ज्यादा महत्व देता है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर 16 को लेकर या 15 को लेकर और 25 को लेकर कोई तनाव पैदा हो जाए, कि 25 के तहत कोई ये कहे कि हमें 3 तलाक का अधिकार है,
मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला हूं और अनुच्छेद 25 के तहत मुझे किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म के विश्वासों, किसी भी धर्म के तौर तरीकों को मानने का अधिकार है। और दूसरी तरफ कोई ये कहे कि अनुच्छेद 15 के तहत आप किसी भी आधार, लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो 3 तलाक के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रश्न उठा था कि अगर कोई पुरुष ये कहता है कि उसे 3 तलाक देने का अधिकार इस्लाम धर्म के विश्वासों को मानने के आधार पर है, और कोई महिला यह कहती है कि अनुच्छेद 15 यह कहता है कि आपको लिंगी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो 15 और 25 में अगर टकराव होगा तो आप किसको ज्यादा वरीयता देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो के मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अनुच्छेद 15 के तहत लिंगीय भेदभाव से जो मना करने की बात कही गई है और अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार के अधिकार की जो बात कही गई है, अगर इन दोनों में टकराव होता है तो इन दोनों के टकराव के संदर्भ में, इन दोनों के टकराव में हमें अनुच्छेद 15 को वरीयता देनी पड़ेगी। हमें अनुच्छेद 15 को क्या है, वरीयता देनी पड़ेगी। यह बात क्या है कही गई, तो यह यहां पर क्या है, आपकी समझ से संबंधित बात है। तो पॉलिटी बच्चों बहुत आसान है। पॉलिटी, राजनीति और राजनीतिक जो चीजें हैं वो जीवन के हर क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ती हैं। राजनीतिक चीजों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं जब आप उसे व्यवहार से जोड़कर देखें, व्यवहारिक मुद्दों को समझें। व्यवहारिक मुद्दों को समझने का तरीका यह होता है कि थोड़ा आप अखबार की खबरों को और अपने काम की चीजों को क्या है, पढ़ते समझते रहें। इसके अलावा इस सफर में, पॉलिटी के इस सफर में और आईआर के इस सफर में बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग क्या है, आपकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो, जहां पर आपको एक मशाल जलाकर रास्ता दिखाना है कि इस रास्ते से आपको चलना है, इस रास्ते से आपको मेंस की तैयारी करनी है, वो सब चीजें हम लोग क्या है, वो सब चीजें हम लोग अच्छे तरीके से क्या है करेंगे। एक और चीज है कि सर कोई वादा करके वादा तोड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई कि वादा करके वादा तोड़ता है तो कौन सा आर्टिकल का उल्लंघन होगा। तो पहली बात है कि जो वादा है, वादा जो शब्द है वो नैतिक है, कानूनी अधिकार होते हैं, तो अधिकारों के उल्लंघन पर तो संरक्षण होता है। लेकिन अगर कोई कही गई बात से मुकर जाता है तो उसका उसकी कोई नैतिक सजा, उसकी नैतिक सजा तो हो सकती है, कानूनी सजा नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये है। फिर इसके साथ ही क्या है कि क्लास, एक और सवाल है कि क्लास नोट्स बनवाएंगे सर? बिल्कुल बनवाऊंगा। क्लास नोट्स जो है, जो आपको बताऊंगा वो पहले आपको समझाऊंगा और समझाई गई बात को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में या टॉपिक के नोट्स के फॉर्म में आपको क्या है, लिखवाया जाएगा, ताकि आप समय पड़ने पर उसका रिवीजन कर लें। और जैसे ऑफलाइन कक्षाओं में शिक्षक मार्गदर्शक देते हैं, हम भले ही आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम तो बाद में आया। हम दरअसल आपको क्या है, आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे जैसे ऑफलाइन में आप सामने बैठकर पढ़ते, कि आपके पास 50 पेज का, 60 पेज का एक पॉलिटी का नोट्स है और जिसमें टॉपिक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जब एक बार आप दोहराएंगे तो आप यहां पर क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट क्या है हो जाएंगे। तो ये हुआ। अब हम लोग थोड़ा पाठ्यक्रम को, जो सिलेबस है, उस सिलेबस की भी चीज को क्या है देखते हैं कि भाई जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है और कैसे पढ़ना है। देखिए, डिटेल सिलेबस, बीपीएससी का सिलेबस ठीक वही है जो 2013 के पहले आईएएस का सिलेबस हुआ करता था, और उसमें बहुत डिटेल सिलेबस नहीं था। तो यहां पर हमें प्रश्नों के आधार पर, कि जो 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर क्या है, हमें क्या है देखना पड़ेगा। आपको तैयारी कैसे करना है इसकी चर्चा मैं सबसे करूंगा। मतलब इसका मतलब कि हमें जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के संदर्भ में, जैसे आईएएस में आज 20 टॉपिक क्या है लगे हुए हैं, 20 टॉपिक जो लगे हुए हैं, उनको, उनके संदर्भ में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, या
पिछले जो बीपीएससी के मेंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन से कुल मिलाकर दायरा क्या बनता है, ये सब हम लोग क्या है यहां पर देखेंगे। पाठ्यक्रम के संदर्भ में बच्चों सबसे पहले कि आपको बीपीएससी मेंस के लिए, बीपीएससी मेंस में क्या क्या तैयार करना है, अब मैं ये आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। बीपीएससी मेंस का सिलेबस जो है ऑफिशियली विस्तार से तो नहीं बताया गया है, लेकिन सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर यहां पर हम लोग क्या है जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको क्या है हम लोग ये कर सकते हैं। आंसर राइटिंग कैसे करूं सर, कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये ओम प्रकाश का है कि ये है। अब यहां पर यह है कि जो बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आंसर राइटिंग के आंसर राइटिंग कैसे आप करें, तो आंसर राइटिंग कैसे करें, ये कुछ आंसर राइटिंग करवा के आपको दिखाया जाएगा कि देखो ये प्रश्न है और इस प्रश्न का क्या है ये उत्तर है। इस सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें सबसे पहले बच्चों आपको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, या भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका को बहुत विधिवत तैयार करना है। ये आपके पूरे तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और न केवल बीपीएससी बल्कि कोई भी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वहां पर आप ये देखेंगे कि इस तरह के इस जो प्रस्तावना या उद्देशिका आधारित जो प्रश्न हैं वो प्रश्न पूछे ही पूछे जाते रहे। जैसे मेरे पास पिछले वर्षों के पेपर्स का कलेक्शन है और उस कलेक्शन में मैं यहां पर आपसे जैसे 64th जो बीपीएससी है, इस 64th बीपीएससी में यहां से सीधे सीधे क्या है प्रश्न क्या है पूछा गया। 64th जो बीपीएससी मेन 2019 में जो हुआ था, इसका इंग्लिश वर्जन है, फिर मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी बताऊंगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टुलेट्स इन इट्स प्रियम्बल दैट इंडिया शैल बी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की पूर्व मान्यता या की मान्यता की गई है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू इन्फोर्स दिस डिक्लेरेशन। कौन से ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो इस घोषणा को लागू करते हैं। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का प्रयोग है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। समाजवाद का जो मूल विचार है, समाजवाद का जो कोर आइडिया है, समाजवाद का जो कोर वैल्यू है, वो कोर आइडिया या कोर वैल्यू बच्चों जो है वो है समानता, असमानता को कम करना और समानता को बढ़ाना। भारतीय संविधान के जो ऐसे अनुच्छेद हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चाहे वो 38 में हो, 39 में हो, या फिर वो 41 में हो, या फिर मजदूर वर्गों के लिए जितनी भी बातें हैं, जितने भी प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार है, अन्य बातों के साथ साथ श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी की बात 43A में है, ये जितने भी अनुच्छेद हैं वो समाजवाद से जोड़कर आपको बताने पड़ेंगे। तो ये प्रश्न एक मायने में बहुत सीधा है, बस इसमें केवल ध्यान ये रखना है कि जब हम प्रस्तावना के प्रत्येक शब्दों पर आधारित जब कोई भी तैयारी करें तो उसमें अनुच्छेदों को कि कैसे इनको विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है, इस बात को हम लोग देखें। तो बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वाले बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि प्रस्तावना या उद्देशिका पर जो 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उनका लिखने तक का अभ्यास आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं उन पर सामाजिक न्याय जैसे शब्द आया, तो सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक न्याय को कौन से प्रावधान क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या प्रस्तावना कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है,
क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगर आधारभूत ढांचे को लेकर कोई विवाद, कोई भी मुद्दा खड़ा होता है, तो उस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा या कैसे वो आधार के रूप में काम करेगी, इस बात को क्या है, आपको क्या है बताना है। फिर इसी तरह से बच्चों, प्रस्तावना या उद्देशिका के बाद आपको भारतीय संविधान के जो विभिन्न पक्ष हैं, संविधान की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू मस्ट रेडी फॉर दिस टॉपिक। इससे कभी भी कोई भी सवाल क्या है पूछा जा सकता है। संविधान की विशेषताओं के अलावा फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको पढ़ने के साथ साथ, प्रियम्बल को पढ़ने के साथ साथ, यहां आपको एक और टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, और वो है भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक आधार है। ऐतिहासिक आधार तो भारत की संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, भारत की संविधान सभा से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से। भारत की संविधान सभा के अलावा आपसे संवैधानिक विकास पर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर भी आपसे क्या है अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। संविधान सभा और संवैधानिक विकास के अलावा भारतीय संविधान के विभिन्न न्यायिक निर्णयों और संविधान संशोधनों के द्वारा संविधान के आजादी के बाद जो उसका इवोल्यूशन हुआ है, उस इवोल्यूशन पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर यह भी बात समझने की है कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से भी आपसे प्रश्न क्या है पूछा जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट से भी आपसे प्रश्न क्या है पूछा जा सकता है। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, इससे बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर पर जो आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इस बेसिक स्ट्रक्चर पर भी आपसे सवाल क्या है पूछा जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ जो संविधान का जो संशोधन है, संविधान का जो संशोधन है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये टॉपिक्स आपको नोट करते हुए चलना है। जब मैं आगे क्लासेस लूंगा तो इन्हीं टॉपिक के सीक्वेंस के आधार पर चलूंगा और आपको टॉपिक और बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको एक समझाया जाएगा, फिर लिखाया जाएगा, और बीपीएससी के क्वेश्चंस कहां कितने आए हैं और कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनको भी आपको क्या है इस टॉपिक के आधार पर जोड़कर बताया जाएगा। तो ये हुआ। अब यहां पर संविधान का संशोधन, आधारभूत ढांचा, ये सब आपने पढ़ लिया। इसके बाद जो है यहां हम लोगों ने 7 टॉपिक को देख लिया। 8वां टॉपिक जो है मूल अधिकार से आपसे मूल अधिकार से फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, इनसे भी आपसे प्रश्न क्या है पूछा जाएगा। तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे बीपीएससी ने पिछले साल पूछा, बीपीएससी ने 65वीं बीपीएससी 2020 में एक सवाल पूछा गया
क्या सवाल था? डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड? हिंदी में इसका मतलब होगा बच्चों कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत का संविधान एक हाथ से मूल अधिकार देता है और दूसरे हाथ से क्या है, ले लेता है? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, मूल अधिकारों के कुछ अपवाद भी हैं। 31A, 31B, 31C नवी अनुसूची जिसमें 31B से संबंधित है। मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक अपवाद हैं। 19 में दिए गए अधिकारों से संबंधित प्रतिबंध है। और मूल अधिकारों पर जहां पर जो मिलिट्री इमरजेंसी लगाई जाती है वहां पर मूल अधिकार क्या है, समाप्त हो जाते हैं। जिसको आप संविधान में जब अनुच्छेद 33 और 34 पढ़ेंगे तो मार्शल लॉ और सेना के लोगों को ये मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, सीमित कर दिए जाते हैं। तो मूल अधिकारों पर संविधान ने प्रतिबंध लगा दिए। मूल अधिकारों पर संविधान ने कुछ उसके अपवाद भी हैं। मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित भी किया जा सकता है और मूल अधिकारों का संशोधन भी किया जा सकता है। आपके सवाल का उत्तर मिल गया। बीपीएससी का वो बहुत फेमस सवाल कि एक हाथ से संविधान मूल अधिकार देता है और दूसरे हाथ से छीन लेता है, क्योंकि वो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित करता है। मूल अधिकारों के कुछ अपवाद भी हैं, मूल अधिकारों का निलंबन भी है और मूल अधिकारों का संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन क्या यह कथन सही है? तो आप यहां पर उत्तर में लिखेंगे कि भारत के संविधान में मूल अधिकार दिए तो गए हैं, लेकिन मूल अधिकार असीमित नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन एनी टर्म्स। वे असीमित नहीं हैं। मूल अधिकार क्या है? सीमित हैं। मूल अधिकार सापेक्ष हैं, उनको हम बदल सकते हैं। पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, आज है। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, आज नहीं है। इसका मतलब कि मूल अधिकार जो है वो असीमित नहीं है, ऐसा नहीं। और असीमित नहीं है इस सेंस में हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मूल अधिकार को देकर वो पूरी तरह से कह ले लेता है। तो इस तरह के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। और इन प्रश्नों को क्या है, अगर आप देखिए क्या होता है, जैसे हम घर से निकलते हैं, अगर मेरा पहला कदम सही निकला तो मंजिल को लेकर इसका मतलब कि मुझे स्पष्ट दिशा पता है। एक टीचर का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि वो आपके पहले कदम को, सोचने के कदम को सही कर दे। आप स्पेस आईएएस में बीपीएससी के लिए अगर केवल इसलिए जुड़ रहे हैं कि आपको एक अच्छा नोट्स मिल जाएगा और हम लोग जो पढ़ाएंगे वो सीधे सीधे क्या है, बीपीएससी मेंस में आ जाएगा, तो देखिए हर पढ़ाने वाला टीचर तो ये सोचता ही है कि उसका पढ़ाया हुआ आ जाएगा। ये तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात होती है और ऐसा हम लोग करते भी रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई प्रश्न घुमा भी दिया जाए, अगर कोई प्रश्न जो है वो थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाए, और अगर हमारे विद्यार्थी ने हमारी कक्षाओं के डिस्कशन से ऐसा उसके भीतर इंसाइट आ गई है, ऐसे उसके भीतर एनालिटिकल पावर आ गई है कि उस अंतर्दृष्टि और विश्लेषणात्मक क्षमता से, शक्ति से वह घुमाने वाले प्रश्नों का भी बहुत अच्छा जवाब देकर आता है और वो प्रश्नों के घूमने वाली भाषा में घूम नहीं जाता है, तो ये एक पढ़ाने वाले की उपलब्धि है। इसलिए कई बार बच्चे, जैसे आजकल ऑनलाइन माध्यम में बच्चे सोचते हैं कि कंटेंट ही सब कुछ होता है। कंटेंट नहीं, कंटेंट के पीछे जो इंटेंट होता है वो महत्वपूर्ण होता है। कंटेंट तो क्या है, भौतिक चीज है। आप हमारे नोट्स को अगर अवेलेबल करना चाहेंगे तो हमारे पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे हैं जो हमारे नोट्स को रखे हुए हैं, लेकिन वही बच्चे फायदा उठा पाते हैं जो क्लास में आते हैं, जो क्लास में टीचर के साथ बैठते हैं और वो सीखने की कोशिश करते हैं कि सर कैसे एक अनइंपॉर्टेंट चीज को इंपॉर्टेंट चीज से अलग कर रहे हैं और कैसे यही केवल इतनी बात ही बता रहे हैं। तो मूल अधिकार को, प्रस्तावना को अगर आपने तैयार कर लिया, आधारभूत ढांचे को तैयार कर लिया, तो मैं इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ, स्पेस आईएएस के इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 67th बीपीएससी में आपको एक सवाल मिलने जा रहा है। मैं अक्सर कक्षाओं में कहता हूं कि पर्चा आउट है, सवाल फिक्स हैं। आपको तैयारी करना है।
ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको सिग्निफिकेंट एरिया से बाहर पूछा जाएगा। कोई भी पर्चा इतना निर्मम नहीं होता कि वो पाठ्यक्रम के मुख्य बस विषय वस्तु को छोड़कर सारी की सारी गौण बातों को क्या है पूछ ले। इसलिए यहां जो मैंने आपको अभी 8 टॉपिक्स बताए हैं, इसमें अभी से और बेस के बाद मेरे इस वक्तव्य को आप मिला लीजिएगा। प्रस्तावना और उद्देशिका, इसके साथ ही आधारभूत ढांचा, जहां पर मैं 3 स्टार लगा रहा हूं, और इसके अलावा मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, यहां से एक सवाल हर साल पूछा ही पूछा जाता है, घुमा फिरा कर, सीधे, कैसे भी यहां से। क्यों? क्योंकि भारत का कोई नागरिक है, भारत में कोई रहने वाला व्यक्ति है, तो उस रहने वाले व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, भारत के नागरिकों के क्या अधिकार हैं। तो ये मूल बातें हैं। संविधान का दर्शन संविधान की प्रस्तावना में निहित है, संविधान का आधारभूत ढांचा संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारत के संविधान में जो मूल प्रस्तावना में जो मूल्य छिपे हुए हैं, उन्हीं मूल्यों के आधार पर हमारी व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है। भारत किस प्रकार का राज्य होगा? भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। भारत एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। राज्य की प्रकृति कहां पर निहित है? प्रस्तावना में। भारत में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय होगा, कहां निहित है? प्रस्तावना में। भारत में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता होगी, कहां निहित है? प्रस्तावना में। भारत में अवसर और परिस्थितियों की समानता होगी, कहां निहित है? प्रस्तावना में। भारत में व्यक्ति की गरिमा और इसके साथ ही भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात कहां पर निहित है? प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना और ये जो 8 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इनमें इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है और इनसे निश्चित रूप से क्या है प्रश्न होंगे। फिर इसके साथ ही बच्चों, जो 9वां टॉपिक है, इस 9वें टॉपिक को आप देखें, जो इस संघवाद है, जैसे एक सरकार की प्रणाली को लेकर, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर एक सवाल जरूर पूछा जाता है। और इसलिए मैं एकदम आपको अभी से यह बात कह रहा हूं कि आप तैयार रहिए। इंडिया के फेडरलिज्म पर और इंडिया के पार्लियामेंट्रिज्म पर, यह जो मोड ऑफ गवर्नमेंट जो हमने अपनाया है, इस पर एक सवाल अवश्य पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ऐसे नोट करेंगे कि फेडरलिज्म एंड पार्लियामेंटरिज्म, संघवाद और संसदीयवाद पर आपसे एक सवाल क्या है पूछा जाएगा। और ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं, जैसे मैं यहां पर कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। 66th बीपीएससी में संघवाद पर सवाल है कि भारत का संघीय ढांचा केंद्र सरकार की तरफ क्या है उन्मुख है। तो अगर संघीय ढांचे पर सवाल है तो अगला सवाल क्या है? संसदीयवाद पर भी हो सकता है। अब जैसे आप देखिए, इसमें अगर आप 66th बीपीएससी को देखेंगे तो आपको संघवाद और संसदीयवाद दोनों से एक एक सवाल मिलेगा। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जब पार्लियामेंट्रिज्म पढ़ा जाता है तो फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट भी पढ़ा जाता है कि संसद कौन कौन से कामकाज करती है। तो संसद कानून बनाती है, संसद हमारे विचार विमर्श का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो भारत का संविधान द्विसदनवाद को भी 79 में बताता है। तो संसद कानून बनाती है, संसद राष्ट्रीय मंच है मुद्दों को उठाने का, संसद प्रतिनिधित्व का काम करती है, संसद इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण काम करती है सरकार के नियंत्रण का। संसद का काम है कि वो कार्यपालिका का नियंत्रण करे
और इसके साथ ही संसद राष्ट्रीय एकता का भी मंच है, क्योंकि संसद में भारत के अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इकट्ठा होकर बैठते हैं और जो नीतियां बननी होती हैं उनको क्या करते हैं, उनको उन नीतियों का सूत्रीकरण करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज की क्या बात कही गई। तो संघवाद व संसदीयवाद जो है इसको भी आपको क्या है यहां पर तैयार करना है। अब ये संविधान के सामान्य पक्षों से जो जुड़ी हुई बात है वह बात क्या हो गई। फिर इसके साथ ही बच्चों आपको इसके अलावा केंद्र सरकार, इसके साथ ही राज्य सरकारें, चूंकि बीपीएससी प्रोविंशियल लेवल का एग्जाम है इसलिए राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावा आपको स्थानीय जो सरकार है उस स्थानीय सरकार को भी क्या है तैयार करना है। तो सेंटर गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अलावा लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों आपको क्या है तैयार करना है। इसके साथ ही बच्चों न्यायपालिका को, जो न्यायपालिका है उसको भी आपको तैयार करना है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक अधिकरण, इनको भी आपको तैयार करना है। सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए न्यायिक समीक्षा के मुद्दे, न्यायिक सक्रियता के मुद्दे, ये सब भी आपको तैयार करना है। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व अन्य न्यायिक जो संस्थाएं हैं उन न्यायिक संस्थाओं को क्या है आपको तैयार करना है। इसके अलावा बच्चों केंद्र राज्य संबंध व आपात उपबंध को भी आपको तैयार करना है। और जितने भी राजनीतिक गत्यात्मकता से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल डायनेमिक्स से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, जैसे राजनीतिक दलों के बारे में आपको तैयार करना है। राजनीतिक दलों पर भी बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिक दल क्या होते हैं, इन पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। दबाव समूह के बारे में, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स और इसके साथ ही हित समूह के बारे में आपको तैयारी रखनी है। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के बारे में भी आपको तैयारी कह रखनी है। नागरिक समाज से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी है। अब जैसे बीपीएससी ने कुछ साल पहले एक सवाल पूछा था हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता का सवाल, तो बीपीएससी बहुत डायनामिक एग्जामिनेशन लेने वाली एक संस्था है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ प्रश्न बहुत डायनेमिक होते हैं और ये उसके करंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से भी पता लगता है। और इसके साथ ही पॉलिटी में जो 5 सवाल वो पूछते हैं लॉन्ग टाइप आंसर्स में, उसमें कुछ सवाल बिल्कुल एकदम एक समसामयिक मुद्दों को ध्यान में रखकर पूछे जाते हैं, तो उनकी भी तैयारी। राजनीतिक गत्यात्मकता वाला जो टॉपिक है, मैं इसमें भले ही 3 ही टॉपिक को मेंशन कर रहा हूं, लेकिन आपको इसमें सब पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स तो दिए नहीं गए हैं आपके सिलेबस में, लेकिन पिछले वर्षों के प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उससे एक दायरा क्या है बनता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। जहां तक प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति का सवाल है, मैंने आपसे कहा था कि जब मैं ये डिस्कशन करूंगा तो इसमें हम लोग प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति के संदर्भ में भी बात करेंगे। देखिए, जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन है और जो ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन है, तो नेचर क्या है, नेचर डिस्क्रिप्टिव नहीं है। जैसे ये कहने के लिए कहते हैं कि वर्णनात्मक सवाल पूछ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मतलब हमारा आमतौर पर होता है कि आपसे लॉन्ग टाइप आंसर्स पूछे जा रहे हैं। लॉन्ग टाइप आंसर्स हैं, लेकिन आपको इसमें कई बार क्रिटिकली कमेंट करना होता है। इसका मतलब कि आपके पास समीक्षात्मक क्षमता भी होनी, आपसे जजमेंट लिया जा रहा है कि बताइए कि न्यायिक समीक्षा ठीक है कि नहीं है।
अगर मैं पूछूं कि न्यायिक समीक्षा क्या है, तो वो एक वैरायटी का सवाल है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि भाई न्यायिक समीक्षा जो है वह ठीक है कि नहीं है, न्यायिक समीक्षा न्यायिक सक्रियता से कैसे भिन्न है, और इस तरह के जो सवाल हैं वहां पर ये है। अब इसके साथ ही एक और है, एक दिलचस्प सवाल है कि मेरा रैंक 1 आएगा सर आप लोगों की कृपा से। बहुत अच्छी बात है, बहुत जज्बा आपका बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। दुनिया के बहुत जाने माने धावक कॉर्लिविस अपने कोच के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। तो कॉर्लिविस के कोच ने कहा कि अपने दौड़ने पर ध्यान दो, पैसा तो उसी का क्या है, नतीजा है। अगर तुम दौड़ने पर ध्यान दोगे तो जब तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो उसका जो नतीजा है वो नतीजा अपने आप आ जाएगा। इसलिए बड़े सपने देखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन बड़े सपनों को देखकर उनको जमीन पर उतारने के लिए आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सही होना चाहिए। तैयारी का जो अप्रोच है वही आपका प्रोसेस है। आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आप में इसके साथ ही एक निरंतरता होनी चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए। और दृढ़ निश्चय और निरंतरता के साथ साथ आप में धैर्य भी होना चाहिए। और अपने बड़े सपनों को साकार करने के लिए आपको इसके साथ ही एक बार फैसला कर लेने के बाद उसको बार बार बोलकर हल्का बनाने से भी क्या बचना है। सपने बड़े रखने हैं, लेकिन ये एग्जाम भी जो आप देने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सी चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। इसमें दोनों पेपर्स जीएस और इसके साथ ही जो ऑप्शनल का एक पेपर आपका होगा, इन सब में एक बैलेंस बनाना होगा। और ये बैलेंस बनाना एक निश्चित समय में इतना आसान काम नहीं है। ये एक धीरे धीरे क्या है, जिसके व्यक्तित्व में संतुलन होता है उसकी तैयारी में भी संतुलन आ जाता है। और जिसके व्यक्तित्व में कुछ जो पसंदीदा चीजें होती हैं उनको ज्यादा करने की प्रवृत्ति होती है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको कम करने की प्रवृत्ति होती है, या अपने पसंद और अपनी रुचि के आधार पर जो लोग संचालित होते हैं वो कई बार संतुलन नहीं बना पाते हैं। तो सपने बड़े रखना है, लेकिन आपको उन सपनों को साकार करने के लिए आपका प्रोसेस ठीक होना चाहिए। और प्रोसेस यही है कि आप अच्छे टेक्स्ट बुक को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को धीरे धीरे उनको लिखने के लेवल तक आप पहुंच जाएं। पहले होता है जानने का स्तर, दूसरा होता है समझने का स्तर, और तीसरा होता है उत्तर लेखन का स्तर। जानने का जो स्तर होता है और समझने का जो स्तर होता है, इसमें पूरी तरह से आपकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो लगती है। आप में धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए, पढ़ना है, समझना है। तो ये है, यहां पर जो मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस से जुड़ी हुई चीजों को मैंने बता दिया। और जब आपको मैंने ये कहा कि प्रश्नों की प्रगति या प्रवृत्ति क्या है, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि केवल आपको वर्णन करने वाले प्रश्नों के लिए ही तैयार नहीं रखना है। जो प्रश्न है आपसे वे समीक्षात्मक भी पूछे जाएंगे। समीक्षात्मक के साथ साथ आपसे प्रश्न केवल और केवल ऐसे नहीं पूछे जाएंगे जिसमें आप केवल किसी चीज को डिस्क्राइब करेंगे। आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। आपके करंट अफेयर से भी जुड़ी हुई चीजें भी क्या है पूछी जाएंगी। तो प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और जहां तक बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति की बात है, तो मैंने पहले ही आपको कहा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को मैंने 3 स्टार टॉपिक्स के रूप में यहां पर आपको बता दिया कि यहां से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे प्रस्तावना से सवाल पूछा जाता है, आधारभूत ढांचे से जरूर सवाल पूछा जाता है। बाकी जो टॉपिक्स हैं इनमें अल्टरनेट ईयर से सवाल पूछा जाता है। लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपकी तैयारी बहुआयामी होनी चाहिए, कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए।
और इसके साथ ही बच्चों मूल अधिकार से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। यहां पर भी फ्रीक्वेंसी जो आपको सवाल पूछने की मिलेगी वो बहुत ज्यादा क्या है मिलेगी। इसके साथ ही फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्रिज्म से भी एक सवाल आपसे पूछा ही जाता है, और पॉलिटिकल डायनेमिक्स का जो टॉपिक है वहां से भी सवाल पूछा जाएगा। एक और बात आपसे मैं करना चाहता हूं कि राज्य सरकार, चाहे वो राज्य विधान परिषद हो, राज्य विधानसभा हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, आप जानते होंगे कि एक बार बीपीएससी ने राज्यपाल को कठपुतली होता है कि नहीं होता ये सवाल पूछ लिया था। इस पर बड़ा विवाद हुआ था और बाद में उस क्वेश्चन को बाहर करना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि सवालों का एक निश्चित एरिया है और उस निश्चित एरिया को ध्यान में रख कर क्या है आपसे सवाल क्या है पूछा जाएगा। अब मैं एक टॉपिक क्या है ले रहा हूं, और वो टॉपिक है बहुत सिंपल, बहुत ही शुरुआती, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जिससे भारत के संविधान की एक समझ भी आपको बनेगी। उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले मैं उस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स आपको समझाऊंगा और फिर आपको नोट भी करा दूंगा। तो यहां पर मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो टॉपिक है बच्चों फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये है भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर आपसे पूछा जाए, मैं आपसे यहां पर जवाब चाहूंगा और मैं आपके उत्तरों को देखूंगा भी, मैंने मोबाइल हाथ में ले लिया है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं तो आप इसमें क्या विशेषताएं बताएंगे। फिर इसके साथ ही एक और है सर रिपोर्ट नेशनल कमेटी केस स्टडी एग्जाम्पल रिकमेंडेशन, ये सब कहाँ से मिलेगा। ये सब कुछ चीजें तो ये इसमें मणिकांत का सवाल है, तो मैं इसका उत्तर ये देना चाहूंगा कि मणिकांत बहुत सारी चीजें तो ऑनलाइन अवेलेबल है, रिपोर्ट तो सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, तो सेकेंड ARC की रिपोर्ट आप गूगल पर सर्च करेंगे वहां पर अवेलेबल है। जितना पढ़ना चाहें काम का पढ़ सकते हैं, और अगर आपको वैसा पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसका आप उसको किसी पेन ड्राइव में लोड रखिए और रखने के बाद क्या है जाकर प्रिंट आउट करा लीजिए, या आप किसी भी जहां से भी आप पूछ रहे हैं वहां जैसे ही आप किसी अच्छे जो है फोटोस्टेट वाले की दुकान पर जाएंगे वो आपको क्या है पब्लिश करके दे देंगे। टर्मिनोलॉजी लाइक डिस्कस, क्रिटिकली, कमेंट, क्रिटिक, ये सब की मीनिंग पता नहीं है, ठीक है, मैं इसको बता देता हूं। और गौरव का कहना है कि सर मुझे 68 देना है, बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए आपके लिए पर्याप्त समय होगा। मैं यहां पर सबसे पहले जो है, जैसे यहां पर जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी जो है इसमें इसको क्या बता देता हूं। जैसे एक टर्मिनोलॉजी है डिस्कस करना। डिस्कस को यहां पर हिंदी में कहेंगे चर्चा करना, चर्चा कीजिए। तो चर्चा तो देखिए चाय पर भी होती है, आप जानते होंगे, और करण कपूर तो कॉफी पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने का मतलब क्या है, डिस्कस करने का क्या मतलब है। डिस्कस करने का मतलब यहां पर होता है कि विभिन्न मतों, जो विभिन्न मत हैं, ओपिनियंस हैं, या डिस्कस करने का मतलब यह भी होता है कि विभिन्न विचारों को बिना निष्कर्ष पर पहुंचे हुए बताना, लिखना। मतलब यहां जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका मूल्यांकन करते हैं, महत्व स्थापित कर देते हैं। तो मूल्यांकन के बगैर जब आप विभिन्न मतों और विचारों को बताते हैं तो ये क्या है, ये डिस्कस होता है। फिर इसी तरह से क्या है कि है क्रिटिकली कमेंट। तो यहां पर मैं क्या है, एक है कमेंट करना,
कमेंट, कमेंट टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि सूर्य कुमार यादव T20 कैसा खेल रहे हैं, टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी में आप अपनी राय ही तो व्यक्त करेंगे। आप कल को जब बीपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो सेलेक्ट होने के बाद कोई फाइल सामने आई, जैसे आप एसडीएम हो गए, कोई फाइल सामने आई, तो फाइल पर आप नीचे फाइल पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उस पर कमेंट देंगे। कमेंट में आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, निगेटिव भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि यहां क्या है, यहां मूल्यांकन नहीं होता, लेकिन जब आपसे कहा जाता है टिप्पणी कीजिए, तो टिप्पणी करने का मतलब यह है कि अपने निर्णय को बताइए, अपने जजमेंट को क्या है, अभिव्यक्त करिए। जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। इसी तरह से उज्जैन में महाकाल के उद्घाटन पर, प्रधानमंत्री के द्वारा महाकाल के उद्घाटन पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। तो आप टिप्पणी में कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, नहीं फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्या खास हमेशा धार्मिक काम ही हो रहा है। आप दोनों चीजें पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी क्या है व्यक्त कर सकते हैं। तो एक हुआ टिप्पणी करना, फिर एक होता है बच्चों क्रिटिकली कमेंट करना, समीक्षात्मक टिप्पणी करना। तो पहले आप समीक्षा को समझ लें। समीक्षा क्या होती है? समीक्षा जिसमें संतुलित इच्छा हो उसे समीक्षा कहते हैं। जैसे एक है कि आलोचना, तो आलोचना में क्या है, आलोचना को कई बार लोग मजाक में हिंदी में कहते हैं कि आलू और चना है, ये आलोचना बराबर आलू प्लस चना, लेकिन उससे कुछ खास मतलब तो निकलता नहीं। आलोचना का मतलब यह है कि हम अगर कोई कमी है, कोई दोष है, तो उस कमी को, उस डिफेक्ट को, उस एरर को क्या है बताया जाए। कोई सीमा है, लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशंस को क्या है बताया जाए। जैसे आप कह सकते हैं कि गोविंदा की फिल्मों में, जो पुरानी फिल्में थी उनमें लिमिटेशन ये था कि केवल इंटरटेनमेंट था, कोई मैसेज नहीं था। लेकिन जो 3 इडियट आई, तो 3 इडियट में यहां पर क्या है, इंटरटेनमेंट भी था, मैसेज भी था, फन भी था, मैसेज भी था। तो यहां पर क्या है कि आपने गोविंदा के फिल्मों की सीमाओं को सुना, लेकिन 3 इडियट की कोई सीमा इस रूप में क्या है नहीं कही जा सकती। इसी तरह से कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई, तो कश्मीर फाइल्स को आप फन के लिए नहीं देख सकते कि नहीं मैं थोड़ा सा मैं अपना मूड चेंज करना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं कश्मीर फाइल्स देखने। भाई कश्मीर फाइल्स देखने जाओगे वहां सर भारी हो जाएगा देखकर। इसका मतलब क्या है कि अरे यार मैं तो आया था फिल्म देखने और ये इसमें क्या हो गया कि इसमें मूड ही क्या है भारी कर दिया। तो आप तो इसकी लिमिटेशन बता रहे हैं ना, या आपको लग रहा है कि कमी है उसकी। तो कमी मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है कि तुम कोई बात पूरा सुनते नहीं हो। और दोष और गुण, दोष दुष्टता से जुड़ा हुआ है, तो दोष मतलब है कि कोई विकृति आ जाए। तो जब आप कमियां, दोष और सीमाएं बताते हैं तो यह क्या होता है, यह आलोचना होती है। लेकिन जब आप अच्छाई के साथ कमी भी बताते हैं तो यह क्या होती है, समीक्षा होती है। समीक्षा में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। समीक्षा जो होती है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, दोनों होता है। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ ही क्या है, क्रिटिक को मैंने आपको बता दिया कि भाई यहां पर क्रिटिक करना क्या है। फिर इसी तरह से कि जब आपको कहा जाता है क्रिटिकली कमेंट, क्रिटिकली कमेंट का मतलब क्या है कि आपको केवल नेगेटिव ही नहीं बताना, आपको पॉजिटिव भी बताना है। नेगेटिव के साथ साथ क्या है, पॉजिटिव को भी बताना है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और ब्यूरो का सब हो जाएगा। सारे जो राजनीतिक गत्यात्मकता में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर सीबीआई सब टॉपिक करा दिया जाएगा। सब राजनीतिक गत्यात्मकता से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ी जाएगी। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि कक्षाओं के बाद आप केवल और केवल ये महसूस नहीं करेंगे कि कोर्स कंप्लीट ही किया गया, बल्कि आप ये भी महसूस करेंगे कि कोर्स के साथ जस्टिस भी किया गया। जस्टिस मतलब जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को भी क्या किया गया, पूरा किया गया। तो ये है। अब यहां पर मैं आता हूं, जो मैंने आपसे कहा कि थोड़ा देखते हैं
भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषता बताने के पहले बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको भारतीय संविधान के कुछ ऐसे लेखकों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने भारतीय संविधान के बारे में अद्भुत लिखा, और उनके द्वारा जो विशेषताएं बताई गई अब वो चर्चा का विषय हैं। लेकिन आप जिन किताबों से पढ़ते हैं, जैसे आप यम लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ते हैं, तो यम लक्ष्मीकांत सर की किताब में सब चीजों को कंपाइल अच्छा किया गया है, लेकिन थोड़ा साइंटिफिक रूप में जो क्रम होना चाहिए वो नहीं है। सब चीजों को कंपाइल या सब चीजों को एक ही शीर्षक के भीतर रखने की जो चिंता थी, उस चिंता ने क्या किया, कई बार जो पूर्वापर क्रम है होना चाहिए, समझने का जो एक धागा होना चाहिए, वो मिस हो जाता है। इसलिए किताब एक नए बच्चे को बड़ी भारी लगती है पढ़ने में, लगता है कि क्या बोझिल किताब है, क्या इसमें कहाँ क्या भर दिया है। तो आप में एक ये भी बात होनी चाहिए कि आप उस सीक्वेंस को समझ सकें। तो मैं भारतीय संविधान की विशेषता को बताने के पहले, एक अमेरिकी विद्वान है जिनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक भारत के संविधान पर एक किताब लिखी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। क्या किताब लिखी? तो ये किताब का नाम भी आपको पता होना चाहिए। किताब का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। इस किताब का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो गया है, भारतीय संविधान। और ये जो किताब है ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखी। ग्रैनविल ऑस्टिन की और भी किताबें हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन जो है ये भारतीय संविधान के जाने माने इतिहासकार हैं। इनकी किताब इतने अच्छे तरीके से लिखी गई, इतनी उसकी प्रशंसा हुई कि इन्हें भारत के संविधान के एक बहुत अच्छे लेखक के रूप में जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, इसके वजह से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। एक अमेरिकन विद्वान को भारत के संविधान पर लिखने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और इस किताब ने कुछ ऐसी बातें बताई जो बातें दूसरी किताबों में सामान्य तौर पर नहीं मिलती हैं। अब अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे आईएएस की परीक्षा हो या बीपीएससी की परीक्षा हो, तो अलग अलग परीक्षाओं में क्या है, ये जो ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो बात कही थी वो बात क्या है पूछी जाने लगी। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने ही कहा था कि भारत का जो संविधान है वह एक सीवन रहित जाल की तरह है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, वो एक ऐसे वेब की तरह है जिसकी जो सिलाई है, जिसके धागों की जो सिलाई है, वो सिलाई जो है इतने अच्छे तरीके से की गई है कि वो कभी दिखती नहीं है। तो किसने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक ए सीमलेस वेब? तो आपका उत्तर होगा ग्रैनविल ऑस्टिन। अब भारत का संविधान एक ऐसे अच्छे तरीके से बुनी हुई रचना है जिसमें क्या है, अलग अलग धागों को इतने अच्छे तरीके से पिरोया गया है कि वो धागों की ऊपरी जो सिलाई, ऊपरी जो बनावट है वो दिखती नहीं है। सवाल ये उठेगा कि भारत के संविधान को बनाने वाले धागे कौन से हैं? तो भारत के संविधान को बनाने वाले 3 धागे हैं। एक धागा है राष्ट्रीय एकता का, दूसरा धागा है लोकतंत्र का, और तीसरा धागा है सामाजिक न्याय का। भारत के संविधान बनाने वाले, भारत के संविधान के जो फ्रेमर्स थे, जो निर्माता थे, वो भारत के संविधान के द्वारा भारत की एकता को बनाए रखना चाहते थे। भारत का संविधान राष्ट्रीय एकता का दस्तावेज है। भारत का संविधान भारत को लोकतंत्र बनाना चाहता है। भारत का संविधान भारत में एक क्रांति करना चाहता है। क्रांति, लोग कहते हैं ना कि क्रांति जो होती है
वो वास्तव में बंदूक से होती है, हिंसा से होती है। तो क्रांति जो होती है, जो बंदूक से होती है, जो हिंसा से होती है, उस क्रांति की तुलना में जो क्रांति कलम से होती है वो बहुत बड़ी, व्यापक और गहन होती है। तो भारत का संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। एक गैर बराबरी वाले समाज को, एक जाति पाति पर आधारित समाज को, एक गरीबी और अमीरी वाले समाज को, एक धार्मिक भेदभाव वाले समाज में जिसमें सांप्रदायिकता की समस्या रही हो, एक लिंगीय भेदभाव वाले समाज में भारत का संविधान सामाजिक बराबरी लाना चाहता है। ये उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो 3 से 4 बार यूपीएससी ने पूछा है और अब स्टेट कमीशन भी पूछने लगे हैं। तो इसमें 3 धागे कौन से हैं? भारत का संविधान 3 धागों से बना हुआ एक सीवन रहित जाल है। इसमें एक धागा है राष्ट्रीय एकता का, नेशनल यूनिटी का धागा है। जैसे कई बार पूछा जाता है कि भारत में सशक्त केंद्र वाली संघात्मक शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई? इसका सीधा सा जवाब है राष्ट्रीय एकता के लिए। भारत में केंद्र को अधिक मजबूत क्यों किया गया? ग्रैनविल ऑस्टिन खुलकर कहते हैं भारत की एकता के लिए। भारत जब बना उसी समय भारत का बंटवारा हो गया। और जब आप सोच कर देखिए कि घर बने और उसी समय घर टूट जाए, हम आजाद हो रहे थे लेकिन हमारे देश का बंटवारा भी हो रहा था। और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो 1946 के कैबिनेट मिशन ने भारत को जिस प्रकार का संविधान और भारत में जिस प्रकार की शासन प्रणाली का सुझाव दिया था, उसमें केंद्र को बहुत कमजोर रहना था और राज्य को ज्यादा ताकतवर होना था। भारत के संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन की तमाम सिफारिशों को नकारते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सशक्त केंद्र वाली संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई। क्यों? राष्ट्रीय एकता के लिए। तो भारत के संविधान में जो ढांचे बनाए गए, जो संस्थाएं बनाई गई, वो क्यों इस तरह की बनाई गई? राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य था। भारत के संविधान में राष्ट्रीय एकता के साथ साथ भारत का संविधान भारत को लोकतंत्र बनाना चाहता है और एक संसदीय व्यापक लोकतंत्र बनाना चाहता था। भारत का जो संविधान है वह एक सोशल रिवॉल्यूशन करना चाहता है। तो ये सामाजिक क्रांति करना चाहता था। क्यों सामाजिक क्रांति वे कह रहे हैं? क्योंकि गैर बराबरी, जहां अमीरी और गरीबी जैसी आर्थिक गैर बराबरियां हैं, जहां जाति पाति छुआछूत है, जहां पर स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव है, जहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में अंतर है, सांप्रदायिकता है, वहां पर भारत का संविधान एक ऐसे समाज को बनाना चाहता था जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी तबके के लोग एक साथ जी सकें। तो भारत के संविधान की पहली विशेषता यही है कि भारत का संविधान राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के 3 धागों से बना हुआ सीवन रहित जाल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने यह कहा था कि भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अपनाया जाए, तो आपका उत्तर होगा ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसने भारत के संविधान के लिए, भारत के लिए यह कहा था कि भारत में केशिवियर गलत बताकर गए हैं, भारत अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल नहीं है, भारत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है? ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ग्रैनविल ऑस्टिन का एक दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने कहा कि भारत जो है वह क्या है, सहकारी संघवाद वाला देश है। यह भी भारत के संविधान की विशेषता है। भारत के संविधान ने दुनिया को क्या कंट्रीब्यूशन दिया? भारत के संविधान ने संविधान बनाने के 2 ऐसे सिद्धांत दिए जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण था। भारत के संविधान को बनाते समय
समायोजन के सिद्धांत को और सर्वसम्मति के सिद्धांत को यूज किया गया। तो भारत के संविधान का कंट्रीब्यूशन क्या है? भारत के संविधान का कंट्रीब्यूशन है कि भारत के संविधान को बनाते समय बहुमत के सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत के संविधान को बनाते समय सर्वसम्मति के सिद्धांत का, कॉन्सेंसस के सिद्धांत का उपयोग किया गया। भारत के संविधान को बनाते समय अगर कोई असहमति होती थी तो संविधान सभा में वहां पर लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता था कि आप इसको वापस ले लें, उनको मनाया जाता था। कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, लेकिन उसने कभी भी नंबर्स के आधार पर अपनी बात को मनवाने की कोशिश नहीं की। तो ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि भारत के संविधान का एक योगदान दुनिया के संविधानों को यह है कि भारत का संविधान सर्वसम्मति के सिद्धांत पर आधारित था, बनाया गया। मेजॉरिटी नहीं, कॉन्सेंसस, सबको, सबके मत को क्या है, ध्यान में क्या है, रखना है। और भारत के संविधान का दूसरा योगदान क्या है कि भारत का संविधान समायोजन के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन के सिद्धांत पर बनाया गया। हिंदी के जाने माने साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि भारत का, हिंदुस्तान का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय की विराट चेष्टा हो, जो सबको साथ लेकर चल सके। भारत का संविधान सबको साथ लेकर चलना चाहता है, इसलिए भारत के संविधान में केंद्रीकरण भी है, विकेंद्रीकरण भी है, सशक्त केंद्र है और अनुच्छेद 40 पंचायती राज भी है, या स्थानीय शासन को स्वायत्त शासन बनाने की बात भी है। भारत का संविधान गणतंत्र भी है और इसके साथ ही कॉमनवेल्थ का सदस्य भी है। भारत के संविधान में मूल अधिकार भी हैं और राज्य के कर्तव्य भी हैं नीति निर्देशक तत्वों में। तो भारत के संविधान में जो चीजें दुनिया के दूसरे संविधानों में समायोजन नहीं की जा सकी, भारत का संविधान उनका समायोजन करता है। और अपने उत्तर में जब आप इन बिंदुओं का समावेश करेंगे तो ये लगेगा कि आप जो बात रख रहे हैं वो तो एक जेन्युइन बात है, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इसको सीएपीएफ ने यूपीएससी में पूछ लिया। जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्जाम होता है, उस एग्जाम में पूछा गया, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के प्री के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया कि भारत के संविधान का विश्व संविधानों को क्या कंट्रीब्यूशन है। यू विल आंसर देयर आर टू कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला कि वह कॉन्सेंसस के प्रिंसिपल पर आधारित है और दूसरा वो समायोजन करता है, समायोजन के सिद्धांत पर आधारित है। तो भारत के संविधान की पहली विशेषता यही है बच्चों कि भारत का संविधान राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति का एक सीवन रहित जाल है, एक अद्भुत बुना हुआ जाल। और देखिए, दुनिया के 3 ही सफल संविधान हैं, एक भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा दक्षिण अफ्रीका। और 135-140 करोड़ नरमुंडों को साथ लेकर जीना, कोई बाएं भागता है, कोई दाएं भागता है, कोई वामपंथी है, कोई दक्षिणपंथी है, कोई मध्य मार्गी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है, कोई इस्लाम को मानने वाला है। इन सब को साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं है। और ये हमारे संविधान ने पहले ही क्या है, ये विविधता को समझा था और उसने क्या है, इसको क्या है, आधार बनाया था। तो ये बच्चों, मैंने आपको क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता वाले टॉपिक को मैंने आपके संदर्भ में कहा कि ये है प्रेसिडेंट गवर्नर इलेक्शन कमीशन, और ये मैंने आपका उत्तर दे दिया है। और मणिकांत का कहना है कि सर हमें आप पर पूरा फेथ है। आपका फेथ और हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज है, लेकिन ये उपेंद्र सर ने जो स्पेस आईएएस के द्वारा या अपने मार्गदर्शन से आपको फेथ दिया है, मैं केवल आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि उस आस्था को कभी भी खंडित नहीं होने दिया जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दिया जाएगा। और कंपैरेटिवली जो है, मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो टॉपिक्स कराए जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप लिखने की स्थिति में क्या है आएंगे। क्योंकि जब हम किसी विषय को समझने लगते हैं तो उसकी समझ के बाद उसको लिखना आसान हो जाता है। और समझेंगे आप तभी जब उसके मर्म को पकड़ेंगे। तो जब आप पकड़ लेंगे कि अच्छा इसमें मूल बात ये है,
तो मूल बात को पकड़ने के बाद ये, जैसे अगर मैंने आपको पहले बताया होता कि लिखो भारत का संविधान राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के 3 धागों से बना हुआ सीवन रहित जाल है, तो आपको कठिन लगता। मैंने आपको ग्रैनविल ऑस्टिन का पहले इंट्रोडक्शन दिया कि एक अमेरिकी विद्वान को पद्मश्री दिया गया। क्यों दिया गया? भारत के संविधान पर लिखने की वजह से। और क्या उन्होंने विशेषता बताई भारत के संविधान की? कौन सी ऐसी विशेषता बताई? तो ये विशेषता बताई, और यहां पर 3 बातें मैंने आपको बताई। पहला, मैंने बताया कि भारत का संविधान राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। दूसरा, मैंने बताया कि भारत के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ साथ सहकारी संघवाद की व्यवस्था को अपनाया गया। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि भारत के संविधान को बनाते समय सर्वसम्मति के सिद्धांत और समायोजन के सिद्धांत को क्या अपनाया गया। तो आज बच्चों हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, और फिर आईआर की क्लास में मैं आप सभी से अपेक्षा रखूंगा कि आप जो है वहां पर क्या है उपस्थित होंगे, और हम लोग रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारणों को उसमें समझेंगे। और मैं पहले से ही कह रहा हूं कि ये सवाल बिल्कुल आना तय है। रूस और यूक्रेन बीपीएससी मेंस के ही नहीं बल्कि किसी भी सिविल सेवा के एग्जाम के पर्चे में जरूर दिखेगा, चाहे डायरेक्टली दिखे या इनडायरेक्टली दिखे। तो उसको क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देवेंद्र का कहना है कि सर आप बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू, और इंग्लिश में लिखेंगे उसको लिए इंग्लिश में लिखवाएं। मणिकांत, ये माध्यम हम लोगों का हिंदी ही रहेगा, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स मैं सारे इंग्लिश में यूज कर लूंगा। टेक्निकल वर्ड वैसे भी पॉलिटी के कुछ होंगे जिनको इंग्लिश में यूज किया जाएगा, तो थोड़ा इंग्लिश वाला चीज चलेगी। प्योर हिंदी भी नहीं रहेगी और प्योर इंग्लिश भी नहीं रहेगी। यही आजकल हाइब्रिड मॉडल ही सफल है, ऑफलाइन ऑनलाइन का हाइब्रिड मॉडल, हिंदी इंग्लिश का मिक्स मॉडल। तो दोनों मॉडल में क्या है चलेंगे, और आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।